बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम क्लैश देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ आज बड़े ख़ास मेहमान प्रोग्राम में मौजूद हैं, क्योंकि अब जो सिनेरियो बन रहा है, ईद गुजर गई और ईद के बाद, क्योंकि ईद से पहले कुछ प्रेडिक्शंस थी, उनके ऊपर हमें बात करनी है। तो जो सियासत को और सहाफ़त को समझने वाले बड़े तगड़े नाम हैं, मैंने उनको इकट्ठा किया था कि देखें कि अब क्या होने वाला है। एक नया माहौल खुल रहा है। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत शुक्रिया आपका। महमल सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छा आपका तज़किया है, बड़ी मेहरबानी आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले 2-3 इशूज़ हैं मेरे ख्याल में। सबसे पहले बात करते हैं शेख रशीद साहब की प्रेडिक्शन की ईद से पहले। भट्टी साहब वो ये फरमा रहे थे कि दोनों तरफ झाड़ू फिरेगा, और इमरान खान साहब के बारे में ये खबर मैंने निकाली थी अपने तौर पे कि उनको जब ये कहा गया कि नैब में ये तरामीम अपोजिशन मांग रही है, अगर आप ये देते हैं तो अपोजिशन कहती है कि आप आके कौमी असम्बली में 1 घंटा भी बोलें तो हम आपको तंग नहीं करेंगे, बड़ी अच्छी अपोजिशन करेंगे, आप ये तरामीम करें और चीज़ों को स्मूथ करें। तो खान साहब ने कहा कि मैं नहीं मानता, और उसके बाद शेख साहब ने कहा कि टार्जन बनने वाली है, झाड़ू फिरने वाला है। अब क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुबला पतला बेजान सा टार्जन मैंने पहली दफा देखा। ये टार्जन नहीं बनने वाला, डोले शोले भी नहीं है इसके, बिल्कुल बेचारा इस जगह है ही नहीं है। वो इस टार्जन की मिसाल ऐसे है, एक बंदा जा रहा होता है गाड़ी पे, पजारों पे, अपने आप को नैब का बहुत बड़ा अफसर समझता है। वो बेचारा एक साइकिल वाला ब्रीक सा आदमी आगे आ जाता है, साइकिल की हल्के से टक्कर हो जाती है, वो नीचे से उतरता है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ओए तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन है। उसके करीब जाता है, जब उसके बाजू को पकड़ता है, डोला बड़ा तगड़ा होता है, कहता भाईजान साइकिल आराम ना चलाया करो। तो इस टाइगर का हालात ये है कि दोनों तरफ झाड़ू इस काबिल ही नहीं है कि झाड़ू इतनी फिर सके, इसमें शक्कत ही नहीं है। नहीं हो सकता है ईद के दिनों में कोई ड्रिपें श्रिपें लगी हों, ये टार्जन तगड़ा हो गया। ईद के ड्रिपें लगी हैं या इन्हें कोई वैसे ब्लड लगा है। एक बात याद रख लें, 14वीं तरमीम का बड़ा जिक्र हो रहा है, सॉरी 18वीं तरमीम का, और वो NFC अवार्ड का हो रहा है। मौत किसी को दिखाएंगे, बुहार दे देंगे। भाई आपने पहले आज तक गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की 2 सालों में कितने बंदों से रिकवरी कर ली है। आपने X2 PM पकड़ लिए, एक्स प्रेसिडेंट पकड़ लिया, एक्स CM पकड़ लिए, पता नहीं किस किस को पकड़ लिया। अंधेरे में मुझे ऐसे लगता है इन्होंने बिल्ली भी पकड़ ली और कह दिया हमने मुल्ज़म पकड़ लिया, 5 खरब रुपया इस पर इल्ज़ाम है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ इसमें आर्म ट्विस्टिंग होगी, और एक मकसद के लिए शहबाज साहब एक इशारे के तहत बाकायदा लाए गए थे, मकसद पूरा करने के लिए। मकसद पूरा करने उनके बगैर होता नहीं है। वो तशरीफ़ ले आए, तो बहरहाल इन तिलों में तेल नहीं है, नैब शैब छोड़े अगले। ठीक है, जैसे आपके 172 थे गालबन PM साहब के वोट, और तो टार्जन की भड़क लगा के तो करना ये है कि वो काम करवाना है। बस बज़ाहिर भाई मेरी तो असेसमेंट नहीं, मेरा यकीन है, क्योंकि मैंने शहबाज साहब वो गालबन 10 केस तो आपने पढ़ा है ना, और देखें हम ऑफ द रिकॉर्ड भी जो बात करते हैं, चलो यहाँ भी कर, केस के अंदर तो बचने वाले इम्कानात कोई नहीं। तो क्या नवाज शरीफ के केस बचने वाले के थे, मरियम वाले के थे? क्या डू यू थिंक इन्होंने खरबों रुपया नहीं बनाया? आपको कोई डाउट है? आपको कोई लिहाजा 56 कंपनियों में फ्रॉड नहीं हुए, ये कोई लिहाज है? उस्मान बुजदार साहब जलेबी की तरह ईमानदार और सीधे आदमी है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कोई डाउट है? परवेज खटक के केस में कोई डाउट है? मानव जप्पा वाले केस में डाउट है? क्या बच्चों वाली बातें करें? इस हुकूमत जो ये काम कर रही है, कोई डाउट है? लेकिन भाई आप पकड़ने वाले नहीं। इस माला पाकिस्तान में एहतसाब हुआ है मुखालफिन को कमज़ोर करने और ख़ुद को ऑक्सीजन देने के लिए। अब ये बेचारा दिया फड़फड़ा रहा है, थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं, रोज़ाना वो शहजाद अकबर आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लंदन जाते हैं, मलक रियाज से मिलते हैं, अचानक अमीर हो जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आई, मुझे भी कोई ऐसा बंदा शहजाद अकबर दे, मेरा वाकफ हो, मैं भी अमीर होना है। बुहारी साहब ने और मैंने ना ऑफशोर कंपनी बनानी है लंदन, मैमल का भी हम हिस्सा रखेंगे। तो लिहाजा छोड़े पर यार, तो मेरे ख्याल में हम नैब से ही पूछ ले कैसे बनती है, उनकी बड़ी प्रैक्टिस हो गई है। जितना उन्होंने लोगों को अमीर बनाया है, और अगर नैब के लिए नैब बनाई जाए तो 3 नैब बननी पड़ेंगी, एक से गुजारा नहीं होगा। जी बुखारी साहब, शहबाज शरीफ साहब का केस देखें और फिर उसका फेस देखें, और उसके बाद फिर भट्टी साहब कह रहे हैं कि एक्चुअली ये खब्बी दिखा के सज्जी मार रहे हैं, जो काम लेना है वो शहबाज शरीफ साहब खुद ही ऑफर कर देंगे, वक्त आएगा जनाब ऐप बंद करो ड्रामा, जो करवाना करवा लो। एग्जैक्टली यही हो रहा है।
देखिए जनाब, गुजारिश ये है, पहली बात तो यह है कि जो कुछ भट्टी साहब ने कहा है उसमें से 70% को तो मैं स्ट्रेट वे आंखें बंद करके इंडोर्स कर देता हूं। वाला 70 मैं आ रहा हूं। जरा हौसले से सुने सर। पहली बात तो यह कि जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, इट्स ए वन आइड जैक। मैंने एक फिल्म देखी थी बहुत जवानी के दौर में, जिसको एक तरफ का विजन ही गायब है उसका। तो इसी तरह से हमारे जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो है, उनको एक तरफ नज़र ही नहीं आती है, और वो खुद इसका इकरार भी करते हैं। आपको याद होगा उनका वो इंटरव्यू जो उन्होंने जावेद चौधरी के साथ दिया था, उसमें उन्होंने कहा, दो बातें सिर्फ कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं हुकूमत के इत्तेहादियों को इसलिए हाथ नहीं लगाता कि 10 मिनट में हुकूमत गिर जाएगी। मैं परवेज़ खट्टक को इसलिए नहीं पकड़ता मालूम जब्बा और दूसरे केस में कि वो हवालात में क्लैप्स कर गए तो मैं क्या करूँगा। जिस चीफ नैब के चीफ का ये आलम हो, उसको उससे अगले दिन कैसे कायम रखा गया चेयरमैन, उसकी मुझे आज तक समझ में नहीं आई, ना ही समझ कभी आई। वो तो जो सर से पांव तक बयान ही तो समझ आने के लिए काफी है। कमाल है, उन्होंने नौकरी उस बयान से पक्की की है। दूसरी बात यह है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद जितनी भी JITs बनी, वो JITs जिनीज़ का काम था, आम बंदे नहीं कर सकते वो। उसके बावजूद उसमें से निकला अकामा, और अकामे के ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो गया। बिल्कुल ठीक है, मैंने ये ना आज तक कहा है, ना मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि उन्होंने करप्शन नहीं की होगी, उन्होंने रज के करप्शन की गई होगी और उनका हिसाब होना भी चाहिए। लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है उसके ऊपर दुनिया भर में सवालिया निशान है। उसके बाद हमने उसको अछूत बना दिया कि चूँकि सादिक और अमीन है, ही इज़ केपेबल ऑफ नथिंग, जबकि एक दूसरा सादिक और अमीन जो नहीं रहा था, वो कैबिनेट की मीटिंग में भी बैठता है, वो एग्रीकल्चर पॉलिसी भी बनाता है, वो एहसास प्रोग्राम के पैसे भी तकसीम कर रहा है, वो भी बेचारा आजकल नरगे में आया हुआ है। जब ये हाल होगा एहतसाब का, तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है उसको हम रोज़ाना नई कब्र खोदते हैं, उसमें दफन करके फातिया पढ़ लेते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि लोगों को ये समझ में नहीं आई कि नवाज शरीफ साहब जो हैं सेंटेंस सर्व कर रहे थे, अचानक वो बाहर कैसे चले गए। अब आपको मैं मुख्तसरन, मुझे अगर आप इजाज़त दें, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं छोड़ूंगा, जेल भर दूंगा इसको, तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, और फिर उन्हें अचानक रहम आ गया उस पर। उन्होंने अपने डॉक्टर्स के कहने के ऊपर ये मान लिया कि ये बहुत बीमार है, और 10 दिन के बाद बड़ी प्लेटें ऊपर नीचे करके बाहर गए हैं, ऐसे थोड़ी गए। जी, वो प्लेटें ऊपर नीचे जब हो रही हों तो फिर जो बंदा बैठा होता है इन द सीट ऑफ पावर, इसका मतलब ओहदे पल्ले कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है कैसे हो रहा है। एंड दैट इज़ वेयर आई वांट टू ब्रिंग यू। आप खुद ही आ गए हैं वहाँ। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के साथ या उनके हवाले से जो कुछ भी हो रहा है, उनमें से आधी चीज़ों का उनको इल्म ही नहीं है। नहीं, मैं एक और चीज़ पूछ लेता हूँ, आपके ख्याल में नवाज शरीफ ड्रामा करके गए हैं बाहर? नहीं, बिल्कुल ड्रामा करके नहीं गए भाई, वो पावर दैट बी के। तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर ने ठीक भेजा बाहर। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं ठीक भेजा, प्राइम मिनिस्टर को तो पता नहीं था कि जा रहे हैं। ना वो अपनी मर्जी से गए हैं, ना इमरान खान की मर्जी से गए हैं, ना अदालतों की मर्जी से गए हैं। जिसने भिजवाया उन्हें वो आपको भी पता है, भट्टी साहब को पता है, मुस्कुराहट इनकी बता रही है, और मैमल की मुस्कुराहट पर तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे तो हम सब इतने बड़े बच्चे नहीं है। मुझे नहीं पता ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, ना मैंने सुना है, ना मैं इन बातों में आता हूँ, इसीलिए। अब आ जाइए शहबाज शरीफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका आखिरी सवाल है। मैं बिल्कुल उनको इतना बड़ा चूचा या बच्चा नहीं समझता कि वो 2 सहाफ़ियों के कहने पे वहाँ से वापस आ गए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ऐसा नहीं होता है। पूरी 70 साल की इस्टेब्लिशमेंट का एटीट्यूड आप देख लीजिए, हर सूरत हाल में एक सेकंड हॉर्स के ऊपर हाथ होता है इस्टेब्लिशमेंट का। ये फैक्ट भी है और हमारी तारीख की एक बहुत बड़ी हकीकत भी है। ये उसी के सेकंड हॉर्स अब शहबाज शरीफ हैं जी, अब शहबाज शरीफ है सेकंड हॉर्स। आपको कोई डाउट होगा, मुझे तो नहीं है। नहीं, यानी कुछ और लोग भी अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं हूं। नहीं, अपने देखें, अगर वो तीसरी कुव्वत लैप्स करती है तो नेचुरल चॉइस जो है वो आपके सामने है। इसमें आप कंसेंसस करवा लें या बात को इशारे में समझ लें कि अगर ये सिस्टम खुदा ना खास्ता गिरता है तो चॉइसेस आर वेरी लिमिटेड। इख्तलाफ राय की गुंजाइश है। ईद का अच्छा दिन है, खुशी का दिन है, बुखारी सा मूड में भी है। शरीफ फैमिली पे क्रॉस है आज तक, कल का मुझे नहीं पता। शरीफ तो फिर किसके कहने पे आए सर? फिर किसके कहने पे आ गए यार? जिसके कहने पे, हम जिसके डर से हम बोल नहीं रहे, सिंपल बात है। तो मैंने क्या कहा? मैंने भी यही कहा है, डिकॉय किया गया, बड़े तरीके से घेर कर के लाया गया। वो बुलाया गया, बच्चे जमूरे इधर आ, पहले बड़े भाई से काम लिया, सब तुझसे काम लिया। ओ भाई, ये कौन सी रॉकेट साइंस है? अच्छा, इसमें कोई हैरत वाली ताज्जुब वाली बात नहीं है। तो बच्चा जमूर ही है ना, हो तो बच्चा जमूर ही रहा है। छोटे दिखाएगा, हाथ सलाम करेगा, बाबू को दिखाएगा, उल्टी कौलाबाजी लगा, बस लग गई। महमल सरफराज साहिबा, इसी पे अपनी राय दे स्ट्रेट अवे। नहीं, देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या गारंटीज दी, लेकिन आपको भी पता है, भट्टी साहब को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो गारंटी शहबाज साहब को पहले दी गई थी वो भी पूरी नहीं हुई थी। वैसे मैंने एक ऐसा टॉपिक पकड़ दिया आज कि भट्टी साहब कहते हैं आपको भी पता है, सबको पता है, वो बुखारी साहब भी यही कह रहे हैं आपको भी पता है, सबको पता है, आपने भी वहीं से शुरू किया, क्या पता है वो बता। इमरान
जो गारंटीज दी गई थी उस वक्त, एक जिस तरह मरियम बीबी की भी उनको एक कहा गया था कि उनको जाने दिया जाएगा, आपको पता है कि वो नहीं पूरा हुआ। ये भट्टी साहब तो इसका जिक्र टीवी पे भी ऑन एयर भी कर चुके हैं, वैसे तो बातचीत में होता ही है। तो जो गारंटी शहबाज साहब को दी गई वो पूरी नहीं हुई। तो मुझे नहीं पता अगर अब वो किसी और गारंटी पे वापस आए या असल में वो उन्होंने सोचा कि क्योंकि वक्त ऐसा है, कोरोना एक पेंडेमिक फैला हुआ है और नून लीग की जो मेन लीडरशिप है वो मिसिंग फ्रॉम एक्शन है, क्योंकि मियां साहब तो बीमार हैं और मरियम नवाज साहबा की क्योंकि उनको बोलने के ऊपर पाबंदी जिस भी वजह से है वो है। तो इसलिए शायद एक फेस चाहिए था, एक शरीफ खानदान में से मेरे ख्याल में मैं कहती हूँ कि फेस चाहिए था, वरना तो उनके लीडर शायद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, ख्वाजा साद रफीक भी हैं, ख्वाजा आसिफ भी हैं और भी बड़े उनके लीडर्स बाहर मौजूद हैं, लेकिन उनको एक शरीफ फैमिली का फेस चाहिए था, वरना शायद लोगों को लगता है कि एक वो अबैंडन कर गए। क्योंकि आपको पता है कि जब ये कू के बाद जिस तरह से ये लोग बाहर गए थे तो उसके बाद इनके ऊपर बहुत इस तरह के एग्जाइल में जाने के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठे थे। तो शायद वो ये पेंडेमिक एक इमरजेंसी है, वो ये चाहते नहीं कि हम इस किस्म का ये दें कि लोगों को लगे कि हम लोग उनको छोड़ के चले गए। तो गालिबन एक वजह ये भी हो सकती है अगर वो गारंटीज पे आए हैं, और ये मुझसे बेहतर भट्टी साहब और बुखारी साहब जानते होंगे क्योंकि ये बुखारी साहब जानते हैं, मैं प्रोग्राम में नहीं हूं आज। तो अगर वो गारंटीज पे है तो मेरे ख्याल में फिर वो एक बार डिसअपॉइंट ही होंगे इन गारंटीज पे। अब सर देखो बात वहीं पे आ गई ना कि जो भी गारंटी है काम इनसे करवाया जाएगा, इनको मिलेगा कुछ नहीं, जो आप वाली बात है यही होगा। नहीं, मेरी अर्ज है कि महमल की बात से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ राय करता हूँ। मरियम ने जनवरी में जाना था, राइटिंग ऑन दी वॉल, हाँ ये तो था, जाना था। नवाज शरीफ साहब ने एक अमेरिकन लॉबियस्ट हायर कर लिए हुसैन हक्कानी के जरिए, उसके बाद पाकिस्तान से कुछ लोग जाते हैं और जाके कहते हैं आपने वायलेशन की, बस उस पर दोनों भाई अगर चाहें, मरियम औरंगजेब साहब, इख्तलाफ भी हुआ, छोटे भाई ने सख्त इख्तलाफ किया कि मरवा दिया मुझे भी आपने, मैं ग्रंटर था, मेरे कहने पे आप आए थे। जैसे ये चक्कर दे के जाते रहे, दूसरे भी तो चक्कर देते हैं ना, चक्कर के ऊपर चक्कर। भाईजान ना ये अवाम के लिए आए हैं, ना इनके लिए अवाम मैटर करती है। सबसे ज्यादा दुख दर्द नवाज शरीफ से ज्यादा अवाम का हमदर्द कोई नहीं है। ऐसे देखेंगे अगर शहबाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं या उनके दिमाग में आ जाता है या कोई उनके दिमाग में ये डाल देता है कि 18वीं तरमीम के ऊपर आपने गवर्नमेंट को हेल्प आउट करना है, पीपल्स पार्टी तो ये मानने वाली फिलहाल नहीं है, नहीं है, वो नहीं मानेगी। वो पहले के ऊपर शोर मचा रहे हैं, बिलावल किसी भी लेवल तक मुझे तो ऐसा लगता है वो जाएंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं ये करूंगा तो क्या वो पूरी पार्टी को समझा के मना लेंगे इस काम के लिए? अच्छा, मुझे बड़ी हैरत है कि सबसे पहले बयान दिया था मुशर्रफ के खिलाफ मियां नवाज शरीफ ने जो कसीदे पढ़े हैं ना, मैं बयान नहीं कर सकता। मुशर्रफ की सदा ख़त्म होती है, मुस्लिम लीग नून गई कोर्ट में, एक बंदा बता दे कभी उसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये जुल्म हुआ, ये गलत किया गया। इनकी जुर्रत, शाहिद हक्कान अब्बासी जाए, एहसन इकबाल सब पार्टी से बगावत करे, हाँ मरियम का ग्रुप हल्की फुल्की मौसीकी करेगा, साज छेड़ेगा। लेकिन मियां, इस पे मियां साहब को नुकसान होगा। सर मैं चाहता हूँ आप भी इन हो जाए इसमें। मियां साहब को क्या इसमें नुकसान नहीं होगा कि वो 18वीं तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मदद कर देते हैं और मरियम नवाज उस बीच में खामोश रहती है, उनका बैलेंस नहीं फिल होता, वो किसी से इजी लोड नहीं लेती, तो इस सूरत हाल का बेनिफिशरी तो कल आने वाले कल में मरियम नवाज पॉलिटिकल बेनिफिशरी होंगी कि जो वो मेरे चाचा ने किया था, मैं तो देखो मैं तो एक इनकलाबी औरत हूँ। आपने ईद के मौके पर इतने खौफनाक और सेंसिटिव इश्यूज छेड़ दिए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। सर गई ईद सर, अब तो आगे बढ़े। हाँ नहीं, बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बढ़ने की। लगता है आपने प्रोग्राम के बाद मैं और बुखारी साहब भी गए। हाँ मैंने लगता ही है। देखें, गुजारिश ये है कि मैं पहले कह चुका हूँ और फिर दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, ये इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितने हम उनको अस्यूम कर रहे हैं कि वो हैं। नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने से लेके शहबाज शरीफ साहब के वापस आने तक, और अब जो बात आपने की है असल कहानी वो है 18वीं तरमीम। जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें बाकायदा कंडीशंस 1 2 3 4 5 6 13 बातें हैं उसमें जो नवाज शरीफ एंड कंपनी ने मुतालबा की हैं। नवाज शरीफ की सज़ा का ख़त्म होना, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर अपील जाके उसका मंजूर होना, सुनते जाएं ज़रा हौसला करके। अब तमाम केसेस शहबाज शरीफ के ऊपर से वापस होने, तमाम फैमिली के केसेस वापस होने। और मैं आपको एक बात बताऊं, जहां से 18वीं तरमीम की मुखालफत हो रही है उसके लिए इमरान खान साहब खुशी से कोई भी काम करेंगे इनमें से जो मैंने आपको गिनवाए हैं।
अच्छा जी जी, एक 18वीं तरमीम के लिए मियां साहब को क्लीन चिट, 18वीं तरमीम के लिए क्लीन चिट नहीं, यहाँ इनकलाब आने के लिए तैयार है। 18वीं तरमीम इज नॉट दैट सिंपल जिस तरह हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। वो मैमल फिर मुस्कुरा रही हैं, मैं जरा थोड़ा सा इसको क्वालिफाई कर देता हूँ अपने बयान को। 18वीं तरमीम मीन्स, अगर इसका जाना ठहर जाए, स्ट्रॉन्ग सेंटर विद फाइनेंशियल पावर्स एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ओवर द कंट्रीज। किसको सूट करता है आपको नहीं पता? हाँ जी ठीक है। इन 13 शिकों में एक कर दूं बुखारी साहब, विद योर परमिशन। आपको फुल राइट है। इमरान खान को गारंटी दी जाएगी कि मुस्लिम लीग नून आपको 23 तक तंग नहीं करेगी अगर शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के तमाम केस बंद हो जाते हैं। तो मैं शिक दे रहा हूं, सबसे बड़ी शिक लिख के दे रहा हूं। फ्लोर मुझे वापस दें। आपको दिया आपके पास। देखिए गुजारिश ये है, जिस तरीके से हम ये कहते हैं ना कि फलां की गारंटियों का कोई मतलब नहीं है, फलां की गारंटियों का कोई मतलब नहीं है। सर वैसे मैं एक छोटी सी अर्ज कर दूं, आप ऐसे बता रहे हैं कि इस वक्त का सबसे बड़ा टार्जन और पहलवान नवाज शरीफ है और सारे एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान, हुकूमत, सारे उसके आगे हाथ जोड़ के बैठे हुए, अल्लाह का वास्ता। मैं आपकी सादगी पे मुझे फील वो इतना ताकतवर है कि वो 18 मुतालबात करता है और सारे माने भी जाएंगे। पे कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। शहबाज शरीफ जिस तरह इन्होंने कहा इज अंडर रेड क्रॉस, उसका फ्यूचर कोई नहीं है। बात अब अगली जनरेशन की हो रही है। प्लीज लेट अस नॉट कंफ्यूज आवर व्यूअर्स। वो तो गए, ही इज गॉन। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुतालबात की लिस्ट, ये कभी दुनिया में बार्गेनिंग में नहीं होता कि आपने 13 मुतालबात किए, 13 के 13 मान लिए जाएंगे। वैसे ये बनते हैं मुतालबात में, कुड प्रोको है। जिस तरह से सजाएं हुई हैं मेरी जान, जिस तरह से इन फैसलों के बारे में लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, वो अब छोड़ दें। वो एक अलग बात है, किसी वक्त अलग उसके ऊपर प्रोग्राम कर लेंगे। वापस आपको पास आते देखें, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट ना किसी की फुफ्फी है, ना किसी का मामा है, ना किसी का ताया है। वो देखते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर वो अपनी लॉयल्टीज़ भी बदलते हैं, अपनी गारंटी भी चेंज कर लेते हैं, अपने बंदे भी मुख्तलिफ चुन लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा हुआ है सर, पहली दफ़ा होने जा रहा है। नहीं पहले नहीं, पहले भी हुआ है। ठीक है, हुआ ना, हुआ यही अब होगा। एस्टेब्लिशमेंट का एटीट्यूड, रवैया और उसका कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, वो नहीं चेंज होता। हमारे सियासतदान सर, जिस नवाज शरीफ के साथ उनका इतना बैड एक्सपीरियंस, बार नवाज शरीफ की अगली जनरेशन ने सियासत करनी है या नहीं करनी? अगली जनरेशन ज्यादा लीथल है वो कहते हैं। नहीं, वो कहते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुड प्रो को होगा फिर। मैं अपनी बात पे कायम हूँ, शरीफ फैमिली क्रॉस है। ये फैमिली कह रहे हैं, मैं इंडिविजुअल कह रहा हूँ। मुझे वैसे आप दोनों की बात से मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ये काम भी करेंगे जो उनसे कहा जा रहा है, मिलना भी कुछ नहीं। नहीं, उसका ये नहीं, मैं बताता हूँ, इनका लूटा हुआ अरबों रुपया, उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन सियासत नहीं होगी। सियासत नहीं होगी। इमरान खान को अगर ये एग्रीमेंट होता है, जैसे जरदारी साहब ने कहा, बुहारी साहब ने, हमेशा गिव एंड टेक होते हैं। अगर मैं मुतालबा 10 लेके जाता हूँ, 10 कभी भी नहीं पूरे होते, बार्गेनिंग होती है नीचे। सर उधर इमरान खान साहब भी बैठे हैं ना, वो तो यू टर्न ले लेते हैं, कहते हैं जायज है। तो वो ले लेंगे, कौमी मुफाद में किया। जब उनको ये यकीन दहानी हो जाएगी कि सर जब तरमीम हो गई, उसके बाद इमरान खान साहब कहें जी वापस जाओ, वापस ले लेंगे, यू टर्न कर देंगे। वो देखे, फिर वो उनका यू टर्न मैटर नहीं करता। जिन्होंने बैरियर लगाया उन्होंने हटाना है कि नहीं हटाना, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए तो कोई इशू ही नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुहारी साहब कवर करेंगे, MQM की एक अख्तर मैंगल की, कि हम इनका साथ छोड़ रहे हैं। अचानक पंजाब के, जनूबी पंजाब से एक MNA कहेगा नवाज शरीफ एतमाद का वोट ले, और सॉरी इमरान खान साहब एतमाद का वोट ले, वो नहीं ले सकेंगे। चलो अगला वज़ीर आज़म तो सुखड़ा होगा। चलो ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। सरफराज साहिबा से ECL में नाम, मुमकिन गिरफ्तारी, क्या कोरोना के बारे में भी करते हैं, ब्रेक के बाद करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मेमल साहब, आप तो शहबाज शरीफ साहब की मुमकिन गिरफ्तारी, ECL में नाम, इस पर अगर आप बात करना चाहें तो करें ज़रूर, लेकिन ये कोरोना जो गुजरा है सारा अभी पिछले चंद महीनों में, अभी तो चल रहा है, ये सारा का सारा वफाक और सिंध की चपकलिश में गुजर गया है। तो आपको लगता है कि अब ईद के बाद का जो सिनेरियो, ये फिर आगे भी हमने ऐसे ही चलना है? देखिए इमरान, मैं तो कहूँगी कि बड़ा खौफनाक सिनेरियो होने वाला है कोरोना का। आप ये देखिए कि जिस तरह से लॉकडाउन ख़त्म किया गया या ईज किया गया, जो भी आप उसको कह लें, उसके बाद लॉकडाउन की तो धज्जियाँ बिखेर दी लोगों ने। आपने ईद से पहले शॉपिंग में रश भी देखा, बाकी भी आपने चीज़ें देखी, सब कुछ तो खुल गया। अब ये आप 15 या 20 दिन दे दें। फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट की थी रमज़ान के अंदर कि पीक आनी है जून के अंदर पाकिस्तान के अंदर, और बड़ी खौफ
खौफनाक पीक आनी है। तो अभी तो आप 2 हफ्ते देते, 2 हफ्ते के बाद आप कर्व को चेंज होते हुए देखेंगे। मैं तो आपको ये बता दूं कि ये अभी पीक नहीं भी हुई थी तो हफ्ते में 10 से 11 हज़ार केसेस बढ़ रहे थे, जो कोरोना के केसेस। डेथ अमवात कम है, लेकिन ये कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि मैं गलत हूं, काश, लेकिन 2 से 3 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान के अंदर अमवात भी बढ़ेंगी और पाकिस्तान के अंदर केसेस ऐसे बढ़ेंगे कि जिससे हम अपने कानों को हाथ लगाएंगे। अब उसके साथ हुकूमत अगर बेशक सिंध के ऊपर जितना धावा बोलना है बोल दें, अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से बोल रहे हैं या किसी और में, ये कसूर सारा वफाक का इस लड़ाई में मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय में पीपल्स पार्टी ने कोरोना में अच्छा रोल अदा किया, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट राय है, और वफाक और पंजाब शायद उस तरह डिलीवर नहीं कर सका। ठीक। नंबर 2 बात, दोनों के लिए, आम शहरियों के लिए कोरोना बीमारी इनका इशू ही नहीं है। एक पेशेंट पे टोटल ट्रीटमेंट पे कितना पैसे आते हैं, अरबों रुपए लगा रहे हैं, सिर्फ पैनाडॉल इसका इलाज है। गुजारिश ये है, ये इन बड़े लोगों का इशू है ही नहीं, ये गरीब लोगों का इशू है। इस पे दोनों अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं। बेहतर तो ये होता कि दोनों इस पेज पे एक आ जाते। कोरोना ये नहीं पूछ के लगेगा आप पीपल्स पार्टी से हैं, आप पीटी से हैं, आप साफ़ी हैं, आप जज हैं, आप जर्नैल हैं। कोरोना ने सबको अटैक किया। प्राइम मिनिस्टर की बातों से लगता है कि अब वो मुल्क बंद करने के हामी नहीं है। नहीं, देखिए, मुल्क ज़्यादा देर एक बाद कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का कि जो बंदा तगड़ा है या जो कमज़ोर है वो अपने आप को बचाए, जो तगड़ा है वो वैसे ही बच जाएगा इसमें से, और जब वैक्सीन आएगी तो दुनिया इसमें से निकल जाएगी। वो इसको खोलने की तरफ वो रागिब थे शुरू से। अच्छा, मेरी अपनी राय है कि अब हमको कोरोना के साथ जीना सीख लेना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ ठीक लगता है? मुझे उनका तो नहीं आता, उनका तो कोई पता नहीं मुझे कि वो यू टर्न भी ले सकते हैं। अपनी राय है कि हमें कोरोना के साथ रहना सीखना है। ये किसी के इख्तियार में नहीं, ये मेरे रब ने बताया, मैं रब्बुल आलमीन हूँ। आप कहते थे ना मैं चांद पे चले गया, आवाज़ से ऊंची मैंने मिसाइल कर लिया, मैं सितारे ले आता हूँ। एक चीज़ ना नजर आने में पूरी दुनिया को कैद कर दिया। तो आप लॉकडाउन पे समझते रहे, इम्प्लीमेंट होगा। अनारकली बाजार में जो 20 फुट का है, बानो बाजार है, इचरा है, वो कैन इट पॉसिबल? ये हमने रश नहीं देखे आखिरी चांद रात तक। हाँ, तो ये रश रहना है। इससे जो बच गया अल्लाह ने उसको बचा दिया, जो लग गया वो लग गया। तो कोरोना ना पीपल्स पार्टी का इशू है ना इशू है, उसके लिए सियासत हो रही है कि गवर्नर राज लगाया। भाई पंजाब में गवर्नर राज लगाना है तो कोरोना पे तो कम से कम मेरी नज़र में पीपल्स पार्टी को क्रेडिट सिंध हुकूमत को बेहतर जाता है। ये मेरी राय है। बुखारी से फिर इख्तलाफ करने लगे। चले, ये जो क्रेडिट है सिंध हुकूमत का, ये पाकिस्तान के क्रेडिट में जाता है। मैं अब इसको बड़े सिनेरियो में लेके बड़े पैमाने पे इसको देखें तो दुनिया के कई मुल्कों से बेहतर पाकिस्तान ने परफॉर्म भी किया है। तो हमें कहीं ना कहीं तो सर उठा के ये कह सकते हैं कि जी ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, चाहे सिंधियों की वजह से हैं, चाहे पंजाबियों की वजह से हैं, चाहे किसी की वजह से हैं, वफाक की वजह से हैं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं कुछ किया है, अपनी कैपेसिटी तो बढ़ाई कम से कम अस्पतालों की। देखिए, पहली बात तो यह है कि भट्टी साहब गलत कह रहे हैं। मैं इनसे अक्सर काफ़ी बातों पे इत्तेफाक करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि और इस बात पे तो ख़ास तौर से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि वाक़ईतन पीपल्स पार्टी कह लें या सिंध कह लें, वहाँ कुछ ना कुछ काम इसके ऊपर हुआ। 2-3 बातें मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पहले दिन से है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे इस कॉन्सेप्ट को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि लॉकडाउन भी कोई सलूशन है। उनका ख्याल ये था कि लोग भूख से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। 14 दिन का लॉकडाउन अगर कंप्लीट हो जाए तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है उस वायरस का वो सरफेस हो जाता है और पता चल जाता है किस किस जगह में है। आप उन इलाकों को सील कर देते हैं और बाकी पूरा मुल्क खुल जाता है। यही किया उन्होंने। हमारे यहाँ चूँकि खुशामद का लेवल बहुत आसमान पर है, हमने ये कहा कि पूरे वेस्ट ने और अमेरिका ने तकलीद की है हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन की। 2.5 महीने के कर्फ्यू की तरह के लॉकडाउन के बाद वो रिलैक्स कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन जो है उसको फॉलो कर रहे हैं वो। ये अल्लाह ताला गर्क करे इन लोगों को, इन्होंने ही बेड़ा गर्क किया। एक बात। दूसरी बात ये कि इस कॉन्फ्लिक्ट से अगर हम बाज नहीं आएंगे कि आप पॉइंट स्कोरिंग करें कि जहां काम थोड़ा बहुत हो रहा था वहां भी 3-4 फेडरल मिनिस्टर उन्होंने जाके वहां ऐसा घड़बड़ मेरे ख्याल में थोड़ा था। दूसरी बात इसको सॉफ्ट कर दें, एक मिनट, इसको सॉफ्ट कर दें। चलिए मैं माफी मांग लेता हूं, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। पूरे 2 साल से पीटीआई की क़यादत इस डिनाइल मोड में कि हमने कभी नहीं कहा कि वहाँ गवर्नर राज लगा दें, हमने कभी नहीं कहा वहाँ आर्टिकल 149 लगा दें, हमने कभी नहीं कहा कि वहाँ पर हम फॉरवर्ड ब्लॉक बना के हुकूमत डाल देंगे। आज उनका एक लीडर ऑफ द अपोजिशन सिंध में कह रहा है कि जनाब फटाफट लगाएं 149, फटाफट लगाएं गवर्नर रूल वहाँ के। ये क्या हो रहा है?
व्हाट आर दे डूइंग? ये वही काम है जो पीपल्स पार्टी ने पंजाब में PMLN के साथ किया था। करेक्ट, फिर नतीजा देख लिया था ना क्या हुआ था। नहीं तो पीपल्स पार्टी अब ये ना कहे कि ये गलत हो रहा है, आप ये कह सकते हैं क्योंकि आपने उस वक्त पीपल्स पार्टी को गलत कहा था। हम ऑब्जेक्टिवली कह सकते हैं और हमें कहना चाहिए। आप उस वक्त भी इस काम के खिलाफ थे, आप आज भी खिलाफ हैं, आप और रहेंगे खिलाफ। क्या भट्टी साहब, हम लोग ये बात नहीं कर रहे थे थोड़ा सा पहले जब ये लॉकडाउन टाइट था कि लोग सड़कों पे हमने ऐसे देखे हैं जो लगता था गाड़ियों पे हमले करके और चीजें छीन लेंगे। इमरान, मैं हालात मौजूद थे। मैं और अगर वो लॉकडाउन ना खुलता तो ये खदशा था हमला करेंगे। कौन सा लॉकडाउन ना खुलता? लॉकडाउन हुआ कब है? गुजारिश है, महमल एक एलीट क्लास की है, इनका तो हमारा कंपैरिजन हो नहीं सकता। बुखारी साहब मेरी तरह थोड़े से चलो देसी भी हम मिक्स हो जाते हैं। मैं कुछ 10-15 बैकवर्ड एरिया में गया हूँ, खुदा की कसम मैंने माओ को चीखते चिल्लाते देखा है, घर में चूल्हा बंद है, रो रही हैं, बच्चे दूध से बिलक रहे हैं। हम देखते हैं, होए हाउ आर यू बुहारी साहब, महमल कहती है मेहमान रोड पे आ जाए, खाना खाते हैं। आप महमूद बूटी जाए, बैकवर्ड एरिया पे जाए, मैंने कहते हैं ना सोशल आइसोलेशन, तुम्हारी अंग्रेजी बोलने वालों का हमें तबाह कर दिया है। खुदा की कसम एक घर में 7-7 लोग रहते देखे मैंने। अगर मुझे कहते हैं तो आज ही ले चलता हूँ। एक बिल्डिंग में 8 किराएदार हैं तो एक में 5-6 लोग रह रहे हैं। यार देखिए इस मुल्क में 2 मरले के घर में 15-15 लोग रहते हैं। असद ओ क्या नाम है, उमर असद आजकल, असद उमर साहब, वो फरमाते हैं इस साल के एंड में 1,80,00,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसका मतलब है एक उसकी बीवी है, 3 बच्चे हैं, 10 करोड़ बंदे बेरोजगार हो जाएंगे। 20 करोड़ की आबादी है, आधी आबादी है, 100 मोहल्ले में घर है, 50 बेरोजगार हो गए, तो क्या खाना जगह नहीं होगी तो क्या होगा भाई? तो फिर आप इस बात के हामी थे कि खोल दिया जाए जी, बात करनी चाहिए जो हमने नहीं। मेरे ख्याल में इसको वहीं रोकते जहां बॉर्डर से ये आ रहा था। पाकिस्तान में एक भी केस नहीं था, तफ्तान पे डील करते, एयरपोर्ट्स पे डील करते, क्वारंटीन सेंटर पहले से बनाते, लोगों को वहाँ शिफ्ट करते, तो शायद इसको इस तरह रोका जा था। और अभी शुरू में तो पता ही नहीं था, वो जो नोट लेके निकला ना उसकी भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि वो बाहर से बंदे आए, वो इफेक्टेड थे, उन्होंने पैसे दिए लोगों को कि जाके हमारे लिए कोई लेकर आ जाए खाने पीने के लिए, वो पैसे उनके हाथों से छू कर गए थे, वो वायरस ऐसे फैला है। तो ये हमारी तैयारी भी नहीं थी, इस पर पता भी नहीं था। देखिए इमरान, अब जो अनफॉर्चुनेटली हो गया उसको तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। उसके ऊपर तो बाद में जब ये पेंडेमिक खत्म हो या कोई चीज़ आपने इंक्वायरी करनी हो तो तब भी हो सकता है। अब भी क्या हो सकता है, जो आप सवाल बुखारी साहब से भी कह रहे थे, जो आप भट्टी साहब से भी बात कर रहे थे। देखिए जो एक तो लॉकडाउन का मकसद ये था कि लॉकडाउन तो करें वो ताकि कंटेन हो, लेकिन उसके साथ जो दूसरी चीज़ जो पूरी दुनिया के अंदर ट्राइड एंड टेस्टेड है वो थी एग्रेसिव टेस्टिंग करनी थी। एग्रेसिव टेस्टिंग या की नहीं गई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर ये इल्जाम है कि वो अपने केसेस को कम दिखाने के लिए टेस्ट नहीं करते थे। यू आर राइट। जो भी वजह मैं इमरान, मुझे नहीं पता कि असल वजह क्या है, लेकिन ये करनी चाहिए थी ना, क्योंकि जिस तेजी से वो फैल रहा है और अब फैलेगा और 15-20 दिन में अगले आपको पता चलेगा कि वो किस हद तक और किस पीक पे वो पहुंचता है। अब हम क्या करें? अच्छा, अब जो चीज है, आप क्या दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? अब लॉकडाउन की तरफ जाना दोबारा बहुत मुश्किल है, अनलेस कि आप कर्फ्यू वाला लॉकडाउन करें, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे होगा। भट्टी साहब ने अभी बात की है, बात इनकी दुरुस्त है कि जो लॉकडाउन इज अ प्रिविलेज। अगर हम लोग अपने घर में रहते हैं, हमने किराए नहीं देने, हमारे पास फिर भी कोई सेविंग्स होंगी, हम साल या 6 महीने, एटलीस्ट 6 महीने तो हम निकाल ही सकते हैं ना आराम से, या साल बगैर इस चीज के फिक्र किए हुए कि मेरे पास नौकरी है नहीं। मैं आपको रोक रहा हूँ। बुखारी साहब ने कहा ईद के मौके पर इमरान को, महमल को, आरिफ को मैं 2-2 हज़ार रुपया ईदी दे रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से खासी सैलरियाँ कम हो गई हैं। तो फिर ठीक है बुखारी साहब, आप प्लीज ईदी बैंक ट्रांसफर कर दें, क्योंकि नोटों के जरिए भी अभी इमरान ने कहा कोरोना फैलता है तो मुझे नोट नहीं चाहिए। नहीं, मैं इमरान इसमें एक और चीज जो मैं कहना चाहती हूँ वो बेसिकली ये है कि देखिए आप लोगों ने कंटेन, और मैंने जिस तरह पहले बात की कि वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप लोग को समझेगा, और ये प्रिविलेज भी है। आपने अभी बात की असद उमर साहब की, उन्होंने कहा 1 करोड़ पता नहीं कितनी नौकरियां जो नहीं। आप, मैं, भट्टी साहब, बुखारी साहब, हम जैसे लोग जाते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर। मैं एक एग्जाम्पल है, रेस्टोरेंट बिजनेस तबाह हो जाएगा। आप आपने लॉकडाउन खोल तो दिया, आप मुझे बताएं अगले 2-3 महीनों में कितने लोग रेस्टोरेंट्स में जाएंगे? ये स्मॉल बिजनेसेस की मैं बात कर रही हूँ, ये उस तरह मैं बड़ी फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रीज या मैं उसकी शॉपिंग वॉपिंग की मैं बात नहीं कर रही। जिनके जो छोटे छोटे बिजनेसेस है, अब ये जो दिहाड़ीदार की भी बात कर रहे हैं,
दिहाड़ीदार कितनों को काम मिलेगा जब ये छोटे बिजनेसेस बंद होंगे? असद उमर साहब सही कह रहे हैं, अगर करोड़ से ऊपर बंदा जब इधर बेरोजगार होगा तो उसका वाकई मतलब ये है कि 5 से 10 करोड़ लोग जो है वो कुछ खाने पीने के काबिल नहीं रहेंगे। तो आप मुझे बताएं, जो आपने गलतियां की, जिसकी तरफ आप अभी इशारा भी शुरू में आपने किया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन ठहरेगा? को ठहराएंगे? क्या हम हुकूमत की कंफ्यूजन को ठहराएंगे? क्या हम लोगों की इग्नोरेंस को ठहराएंगे? आप मुझे बता दें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब खुदा न खास्ता पाकिस्तान मेरे ख्याल में अब कोरोना हर उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ख्याल नहीं रख रहा अपना और लोगों का। अब तो हम वहां पहुंच गए। मैं आखिर आपसे सर, इमरान खान साहब ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जो बात की थी उससे कोई उम्मीद लगाई जा सकती है? उन्होंने फरमाया कि जी दुनिया को इकट्ठे होकर बैठना पड़ेगा अगले साल और ये तय करना पड़ेगा कि इसने मईशत को कितना नुकसान पहुंचाया और रिव्यू करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें कोरोना के बाद। तो ये एक कैसी सजेशन है? इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता है कि दुनिया को गाइड किया था, तो इस मामले में उनकी आवाज़ तो सुनी जाती है, एक और आवाज़ उनकी आई थी। आपको क्या लगता है इससे क्या होगा? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही अप्रोच है, पूरी दुनिया को मिलकर बैठना होगा। इसी तरह से आप इस किस्म की पैंडेमिक रिव्यू करना पड़ेगा, निजात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो आइसोलेशन में मुल्कों की बड़ी तबाही होगी, कोलैप्स कर जाएंगे, बहुत बिल्कुल कोलैप्स करेंगे और पाकिस्तान भी उसमें मुतासर हो सकता है। चलें, मैं इस नोट के ऊपर बात करूं। आपने भट्टी साहब की राय सुनी, आपने बुखारी साहब की भी राय सुनी, महमल सरफराज साहबा की भी राय सुनी। मैं अपनी राय को महफूज रखता हूं, फिर कभी सुनाऊंगा आपको। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है दोबारा। अल्लाह हाफिज़।